हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी गद्य के पाठ 3 यानी क्या लिखूं चैप्टर का हम अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही मैंने पूरे अभ्यास प्रश्नों का हल जो है मैंने नोट्स में लिख लिया है कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वो मैं आपको अपने इस नोट्स में बताने वाला हूँ। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन का हल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अभी तक किसी भी चैनल पर ऐसी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपका पूरा अभ्यास प्रश्न मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही जा करके लिख दीजिएगा, आपको पूरा अंक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसके नीचे जो ये गद्यांश दिए गए हैं उनके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिए जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी किसी में 3 किसी में 3 का जो है 2-2 भाग कर दिया है। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है पहले गद्यांश में, ये यहाँ से यहाँ तक गद्यांश है पूरा। ठीक है ना, और इसके नीचे प्रश्न क्या दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया। तो पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। ठीक है ना, इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। अब यहाँ पर देखो इसकी पूरे गद्यांशों की व्याख्या जो है मैंने अलग से एक वीडियो में पहले ही करवा दिया है। ठीक है ना, आज मैं इसके अभ्यास प्रश्न कराने वाला हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लेना। तो अगर ये बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश आपके आ जाता है तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ इसके एक एक क्वेश्चंस को, फिर इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहली बात तो अगर ये बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न ये गद्यांश आता है तो सबसे पहले शुरू के 2 शब्द, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो मुझे आज से है ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, मुझे आज। ठीक है ना, उसके बाद अंतिम के 2 शब्द जैसे विषय नहीं, तो विषय नहीं लिख देंगे, बीच में डैश डैश कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद इसके नीचे हम नंबर डाल करके क्रमशः सभी प्रश्नों का हल करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब संदर्भ देखो सभी का सेम रहेगा, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। आपको इसके सभी गद्यांशों में सेम संदर्भ लिखना है। ठीक है ना, संदर्भ सबका अलग अलग नहीं होगा, संदर्भ सबका सेम होगा। तो ऐसे ही लिखना है, आप लोग ध्यान से इसको देख लो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी गद्यांश में जहाँ से जहाँ तक रेखा खींची गई है नीचे, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसमें रेखा खींची गई है, तो इसकी व्याख्या हमें लिखनी है। पहली बात तो पूरे गद्यांश की व्याख्या मैंने पूरे पाठ की व्याख्या आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें इतने से इतने की व्याख्या लिखना है, हमें पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं लिखना है, जितने में रेखा खींची गई है केवल उतने की लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेखांकित अंश की व्याख्या, कि निबंध लिखने की एक विशेष स्थिति होती है। जैसे यहाँ पर बोला कि मानसिक स्थिति होती है, तो ऐसी विशेष स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है कि मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। तो इसको यहाँ पर आगे हम कैसे बना करके लिखेंगे कि निबंध लिखने की एक विशेष स्थिति होती है, उस समय हमारे मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं तथा हमारे हृदय में नया जोश होता है। ठीक है ना, उस समय हमने अपने निबंध के शीर्षक की चिंता नहीं रहती, मानसिक उत्साह के कारण किसी भी विषय पर हम अपने हृदय के विचार व्यक्त कर देते हैं। तो जितना भी रेखांकित अंश है उसके पूरे की व्याख्या इतनी यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो पूरा रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है, इसकी पूरी व्याख्या मैंने आपको वहाँ पर लिख करके दिखा दिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, तो लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, उस समय हमारे मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है। ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खासकर इसका। ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगला प्रश्न क्या है, देखो, उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है।
तो मनोभावों को यहाँ पर क्या बताया गया है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम डाल देंगे तीसरे का ए नंबर प्रश्न, ठीक है ना। तो उपयुक्त गद्यांश में मनोभावों को यथार्थ वस्तु बताया गया है, ठीक है ना। तो क्या बताया गया है, यथार्थ वस्तु बताया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मनोभाव, मन के भाव ही यथार्थ वस्तु हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाल देंगे, ये तीसरे के बी नंबर प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं। इसी तरीके से एग्जाम में सेम टू लिखना है, ठीक है ना, कि लिखने की विशेष मानसिक स्थिति इस प्रकार होती है कि हमें कोई भी चिंता नहीं रहती, हमारे हृदय में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, साथ ही नया उत्साह उत्पन्न होता है, ठीक है ना। बस इतना आपको लिखना है, यानी कि जो है इस प्रकार की विशेष स्थिति होती है कि हृदय में हमारे अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं और नया उत्साह होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में इस गद्यांश का आंसर करना है, जिस तरीके से मैंने पूरा आपको दिखा दिया। अगर आप चाहें तो एक अलग अलग करके इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने दे देंगे, ठीक है ना। अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी PDF हम आपको देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विथ आरपी, जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो देखते हैं अगला गद्यांश। यहाँ पर क्या दिया गया है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, यानी कि हमारे ये जो निबंध होते हैं हमारे मन की स्वतंत्र रचनाएं हैं, ठीक है ना। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती, उनमें कविता की कोई श्रेष्ठ महत्व नहीं रहता, ठीक है ना। आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, न लेखक और लेखिका की एकदम न्यूनतम दृष्टि होती है, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, और ना ही विद्वानों का उसमें ज़्यादातर तर्क होता है, ठीक है ना। निबंध कैसे क्या होता है, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, यानी जो निबंध होता है उसमें लेखक द्वारा किया गया सच्चा अनुभव रहता है। लेखक ने जो अनुभव किया है अपनी लाइफ में वो निबंध में व्यक्त करता है, ठीक है ना। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। यहाँ पर देखो तो 2 रेखांकित अंश हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ठीक है ना। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, यानी जब निबंध लिखे जाते हैं तो हमारे मन की स्थिति क्या होती है कि जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, यानी कि निबंध के अंदर ना तो ज्ञान का कोई ज़्यादा महत्व रहता है और ना हमारे द्वारा की गई कल्पना का महत्व होता है, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। यानी निबंध में हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं, अपनी दृष्टि यानी अपने हिसाब से देखते हैं और अपने भाव से यानी अपने अनुसार उसको व्यक्त करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, ठीक है ना। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ तो सेम रहेगा, जैसे अब इसका आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, तो भैया पहले वाले में जो संदर्भ बताया था यहाँ से यहाँ तक सेम आपको इसी में भी वही लिख देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर संदर्भ में पूर्ववत लिख दिया है। तो सबसे पहले शुरू के 2 शब्द जैसे ऐसे निबंधों की, ठीक है ना, उसके बाद अंतिम के 2 शब्द लिखने होंगे, लिख करके डैश डैश इसी तरीके से कर देना है। उसके बाद पहला प्रश्न का आंसर डाल के संदर्भ में आपको सेम पहले वाला लिख देना है। उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो देख सकते हो यहाँ पर एक रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें हम 2 हेडिंग डालेंगे। कैसे, चलो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। सबसे पहले प्रथम रेखांकित अंश, आप लोग किताब लेकर पढ़िएगा तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। कैसे अब आगे लिखेंगे, देखो निबंध मन की स्वतंत्र भावनाएं होती हैं, उनमें न तो काव्य की कल्पना रहती है, न लेखक लेखिका की गहरी दृष्टि और न विद्वानों की तर्कयुक्त समझ होती है। उनमें लेखक द्वारा अनुभव को व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी व्याख्या मैंने प्रथम रेखांकित अंश में लिख दिया। उसके बाद द्वितीय रेखांकित अंश में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है न कल्पना की महिमा। तो इन सब का कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम द्वितीय हेडिंग डाल देंगे, ठीक है ना, और लिख देंगे लेखक के अनुसार निबंध लिखते समय हमारे मानसिक ज्ञान मायने नहीं रखता है और ना ही हमारी कल्पनाएं मायने रखती हैं। निबंध लिखते समय हम दुनिया को अपने तरीके से देखते हैं और अपने भाव से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर लिखा गया है कि भैया जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से व्यक्त करते हैं, तो उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रकार के निबंध में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, किस प्रकार के निबंधों में। तो यहाँ पर देखो आंसर इसका कैसे लिखेंगे, लिख देंगे गद्यांश में उन निबंधों की चर्चा की गई है जिन्हें लेखक अपनी समझ के आधार पर लिखते हैं। यानी जो निबंध समझ के आधार पर लिखे जाते हैं भैया उन्हीं निबंधों में सच्चे भावों की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है ना। सच्चे यानी जो हम अपने हिसाब से लिखते हैं। अगला क्या है, देखो निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर निबंध की कई विशेषताएं हैं। जैसे यहाँ पर देखो तो
निबंध मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, निबंध में लेखक का अनुभव व्यक्त होता है, निबंध में लेखक संसार को अपनी दृष्टि से देखता है। ठीक है ना, ये आपको गद्यांश में भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हो, निबंध मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, निबंध में कविता की कोई कल्पना नहीं रहती। ठीक है ना, लेखक का सच्चा अनुभव होता है इसमें। ठीक है ना, इसमें हम अपने भाव से इसको देखते हैं और अपने भाव से इसको व्यक्त करते हैं। तो ये निबंध की कुछ खास विशेषताएं हैं जो इस गद्यांश में बताई गई हैं। चलो देखते हैं अगला गद्यांश। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। हमारे चैनल पर हिंदी कक्षा 10 नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके आप सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। ठीक है ना, देखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में, ठीक है ना, घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह मन में कर लेता है। ठीक है ना, उस नववधू के प्रेम उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलर और उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो अत्यंत मधुर बन जाती है। तो शुरू के दो शब्द जैसे दूर के ढोल, तो शुरू के सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने नोट्स में। ठीक है ना, तो शुरू के दो शब्द जैसे दूर के ढोल हम लिख देंगे और अंतिम के शब्द जैसे जाती है हमने लिख दिया। ठीक है ना, और डैश डैश इसी तरीके से एग्जाम में कर देंगे। उसके बाद देखो, पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो ये संदर्भ तो सेम जो पहले वाले में मैंने बताया है, सेम वही यहाँ पर रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पूर्ववत लिख दिया है। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा सेम। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है भैया, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस पेज में कहाँ से कहाँ तक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से दूर के ढोल से लेकर के संचार कर देते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। ठीक है ना, तो इसकी हम व्याख्या कैसे लिखेंगे पूरा, जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या किसी समय दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। तो इसका ओरिजिनल व्याख्या क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे लिखना है। देखो, लेखक के अनुसार व्यक्ति को दूर बज रहे ढोल की ध्वनि मधुर लगती है, जबकि ढोल के पास बैठे लोगों को वही ध्वनि कटुक प्रतीत होती है। ठीक है ना, वही ध्वनि ढोल से दूर किसी नदी के तट पर बैठे व्यक्ति के कानों में मधुर प्रतीत होती है। बाकी इन चीज़ों का मतलब क्या है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को बीत गई बातें तथा भविष्य में आने वाली बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जबकि वर्तमान से वो असंतुष्ट होते हैं। ठीक है ना, तो दूर के ढोल सुहावने का मतलब यही होता है, जैसे अगर ढोल पास में बज रहा तो इतना अच्छा नहीं लगता, और अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर बैठा है तो वो ढोल की ध्वनि को अपने मन में जो है वो ढोल की ध्वनि जो है उसके मन में मधुरता का संचार करती है। वैसे ही जो आजकल के नव युवक हैं वो क्या सोचते हैं कि भैया हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और जो वृद्ध लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि भैया बचपन में बहुत मज़ा आता था, खेलते थे, कूदते थे, दोस्तों के साथ मौज करते थे, ऐश करते थे। तो आप लोग देखें कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो अपने बीते हुए समय को याद कर रहे हैं, और जो नव युवक हैं वो आगे आने वाले समय को याद कर रहे हैं, जबकि वर्तमान को कोई याद नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही दूर के ढोल सुहावने होने का यही मतलब है कि भैया दूर की बातें सबको अच्छी लगती हैं, पास का कोई जो है आज वर्तमान में जो चल रहा है उसका आनंद कोई नहीं ले रहा है। कोई बीती हुई बात को याद कर रहा है तो कोई आगे आने वाली बातों को सोच रहा है। ठीक है ना, तो वो चीज़ मतलब है। तो आगे देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, मैं आपको देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कटु नहीं प्रतीत होती है। तो भैया जब ढोल बजेगा किसी शुभ अवसर पर तो कटु नहीं प्रतीत होगा। ढोल जब अगर वैसे ही बजाया जाए फालतू में, ना कोई काम ना धाम, तो भैया सबको बुरा लगता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को तब कटु प्रतीत नहीं होती जब ढोल किसी शुभ अवसर जैसे शादी इत्यादि में बज रहा हो, क्योंकि उस उत्सव में नववधू के प्रेम उल्लास, संकोच और आशंका से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कठोर ध्वनि को मधुर बना देते हैं। ठीक है ना, आप लोग पैसेज में भी ढूंढ सकते हो कि उस नववधू के प्रेम उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से जो है वहाँ पर उसकी कर्कशता जो है वो बुरी नहीं लगती है लोगों को। किसी मधुर उत्सव पर ढोल बजने का यही अच्छा फायदा होता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं भैया अगले गद्यांश को। तो अगला गद्यांश है मित्रों,
जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। तरुण मतलब जो नवयुवक लोग हैं, ठीक है ना, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, यानी जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है, यानी उनके बीते गए समय की याद उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, यानी वो अपने बीते गए समय को ही देखते रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, यानी जो नवयुवकों के लिए जैसे उनका भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही बूढ़े व्यक्तियों के लिए उनका बीता गया समय, ठीक है ना, वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है, यानी वर्तमान से दोनों लोग असंतुष्ट होते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, यानी जो नवयुवक व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरे भविष्य में होने वाली चीज़ें आज ही होने लगें, और बूढ़ा व्यक्ति अपने बीते गए समय को फिर से चाहता है कि काश मैं फिर बचपन में चला जाऊं, ठीक है ना, या फिर मेरा बचपन फिर वापस आ जाए, तो खींच कर वर्तमान में देखना चाहता है। तरुण जो है वो क्रांति के समर्थक होते हैं, और वृद्ध जो है बूढ़े व्यक्ति जो हैं वो पुराने महत्वों के संरक्षक होते हैं, अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान जो है वो सदैव छिपा हुआ रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले भैया शुरू के दो शब्द जैसे जो तरुण लिख देंगे, ठीक है ना, मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो शुरू के दो शब्द जैसे जो तरुण, और उसके बाद अंतिम के जैसे रहता है लिख देंगे, ठीक है ना, डैश डैश कर देंगे। उसके बाद क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ भैया पूर्वत रहेगा, जो पहले मैंने बताया है सेम वही आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या में हम हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लेकर के रेखांकित अंश यहाँ तक है पूरा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे देखो वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो अपने बीते गए समय को देखते हैं, सोचते रहते हैं, और नवयुवकों के लिए वो अपने भविष्य की चिंता करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही बूढ़े व्यक्तियों के लिए अपने बीते गए समय की, दोनों लोग वर्तमान से असंतुष्ट होते हैं। जो नवयुवक हैं वो भविष्य को वर्तमान में देखना चाहते हैं, और जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो अपने बीते गए समय को वर्तमान में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। नवयुवक लोग जो हैं भविष्य में आने वाली चीज़ों के लिए क्रांति के समर्थक होते हैं, और जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो भविष्य में बीत गई बातों के लिए संरक्षक होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे। लेखक कहते हैं कि वृद्धावस्था के लोग अपने बीते समय को याद करते रहते हैं। जिस प्रकार नवयुवकों को अपना भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, उसी प्रकार वृद्धों को उनका भूतकाल। वर्तमान समय नवयुवकों और वृद्धों दोनों को असंतोष होता है, ठीक है ना। नवयुवक अपने भविष्य को वर्तमान में तथा वृद्ध अपने भूतकाल को वर्तमान में देखना चाहते हैं। नवयुवक भविष्य के संबंध में समर्थक होते हैं तथा वृद्ध अपने भूतकाल के गौरव के संरक्षक होते हैं, ठीक है ना। इतना आपको लिख देना है भैया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको बारी बारी से पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। वैसे भी आपको PDF मिल जाएगी। अगला क्या है, देखो प्रश्न क्या है, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। तो तीसरे का पहला हम यहाँ पर आंसर डाल देंगे। देखो तीसरे का पहला, तरुण भविष्य को वर्तमान में तथा वृद्ध जो है वो अतीत को वर्तमान में लाना चाहता है, ठीक है। आप लोग पैसेज में भी ढूंढ सकते हो कि तरुण जो है भैया वो भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है, ठीक है ना। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव को किस प्रकार देखना चाहते हैं। तो भैया यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर भी देख सकते हो, तरुण जीवन के संग्राम से जो दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। वो सोचते हैं कि भविष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका कैसे लिखेंगे, जैसे देखो तरुण जीवन संग्राम के अनुभव को वर्तमान में ला करके देखना चाहते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार देखना चाहते हैं, वो अपने जीवन संग्राम के अनुभव को चाहते हैं कि आज हो जाए और हम उसे देख लें, ठीक है ना, वर्तमान में ला करके देखना चाहते हैं। तो यहाँ से आपका ये वाला गद्यांश जो है हल होता है। चलो देखते हैं अगला देखो क्या है आप सभी के सामने। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। तो यहाँ पर पद्मलाल जी क्या कहते हैं कि ये मनुष्य के इतिहास में, पूरी हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम नहीं आया है कि जब इस जीवन में रोजाना की रहन सहन में और इतिहासों में सुधार न किया गया हो, यानी हर पल सुधार किया गया, हमेशा सुधार हुआ। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, यानी कितने समाज सुधारने वाले हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ, ठीक है ना। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं, और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है।
तो यहाँ पर देखो संदर्भ तो इसका भी सेम रहेगा, जो पहले वाला था वही यहाँ पर भी रहेगा। रेखांकित अंश यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक है। तो देख सकते हो कि भैया इसको तो सिंपल ही लिख देंगे कि कोई ऐसा मनुष्य के इतिहास में समय नहीं जब सुधार न किया गया हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमेशा सुधार किया गया, ठीक है ना। और द्वितीय रेखांकित अंश में देखो सुधारकों का दल जो है नगर नगर और गांव गांव में होता है। लेखक कहते हैं कि ये समाज को सुधारने वाले लोग जो हैं वो प्रत्येक नगर और गांव में पाए जाते हैं। और ये सही बात है, ये रियल है, ये वास्तविक बात है कि जीवन में नए नए क्षेत्र जैसे जैसे उत्पन्न होते जाते हैं वैसे वैसे नए सुधार भी हो रहे हैं हमारे जीवन में, ठीक है ना। ना तो दोषों का अंत हुआ है, ना हमारे जीवन की गलतियों का दोषों का अंत हुआ है, और ना हमारे जीवन में सुधारों का अंत हुआ है, ठीक है ना। जो कभी सुधार किए गए थे आगे आने वाले भविष्य के लिए वही दोष हो गए हैं और फिर उन्हें सुधार किया जा रहा है और बार बार इसी तरीके से नव सुधार किया जा रहा है। इसीलिए जीवन जो है प्रगतिशील माना गया है। तो इस तरीके से व्याख्या लिखेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी व्याख्या सिंपल, आपको शुरू में मनुष्य जाति और गया है लिख देना है, अंतिम के 2 शब्द शुरू के 2 शब्द लिख के डैश डैश कर देना है, ठीक है ना। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 रेखांकित अंश है तो हम अलग अलग हेडिंग डाल देंगे। जैसे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहते हैं कि मनुष्यों के इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं है जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो, अर्थात प्रत्येक क्षण सुधार हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला है द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहते हैं कि प्रत्येक गांव और नगरों में समाज सुधारक पाए जाते हैं। जैसे जैसे नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वैसे वैसे नए नए सुधारक भी उत्पन्न होते हैं। भूतकाल में जो सुधार हुए वो भविष्य की ज़रूरत के अनुसार दोष हो गए और फिर उनमें सुधार किया जाता है, अर्थात ना तो दोषों की संख्या कम है न सुधारों की। इसीलिए जीवन को प्रगतिशील और प्रयत्नशील माना गया है, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है। तो सिंपल सा इसका आंसर है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जीवन को प्रगतिशील माना गया है क्योंकि इसमें समय समय पर नए सुधार किए जाते हैं तथा पुराने सुधारों को फिर से सुधार किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए जीवन प्रगतिशील माना गया है। तो इसमें ज़्यादा सोचने समझने की जो है ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल से गद्यांश जो है आप बोर्ड एग्जाम में आसान तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भैया जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों को फिर नव सुधार किया जाता है, इसलिए जीवन प्रगतिशील माना गया है। चलो देखते हैं लास्ट गद्यांश। वीडियो को अभी तक कई लोग लाइक नहीं किए होंगे क्योंकि वो कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है ना। PDF भी आपको मुफ्त में दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, अब इतने पर भी वीडियो को लाइक नहीं करते तो भैया फिर आप बेईमानी कर रहे हैं। अगला देखो, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव नहीं थे, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि भैया हिंदी में जो है साहित्य जो है वो निरंतर प्रयत्नशील हो रहा है, यानी हिंदी साहित्य में भी रोजाना नए नए अपडेट हो रहे हैं, नए नए सुधार किए जा रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के जो निर्माता हैं, जो बनाने वाले हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि भैया जो हमारा साहित्य है उसमें भविष्य का महत्व जो है सम्मिलित है, पर कुछ ही समय बाद होगा क्या कि उनका ये जो लिखा गया साहित्य जो है ये भी भूतकाल में चला जाएगा, यानी ये भी अतीत हो जाएगा। जैसे ही टाइम बीता भैया भूतकाल में गया तो ये भी अतीत हो गया। और जो आजकल के नए नवयुवक हैं वो बूढ़े होकर के क्या करेंगे, वो भी अपने अतीत का स्वप्न देखेंगे। जैसे आजकल के जो जवान युवक हैं जब कई समय बाद वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो भी सोचेंगे कि यार हमारा बचपन कितना अच्छा था, हम लोग कितना अच्छे खेलते थे कूदते थे, ठीक है ना। तो वो भी अपने अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे और उनके स्थान में फिर आप लोग जो है नवयुवक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अभी बच्चे हैं, बड़े होकर आप नवयुवक हो जाएंगे, दूसरा दल आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। जो आप लोग सोचेंगे कि हमारा भविष्य कितना अच्छा होगा, भविष्य का सपना देखेंगे। तो दोनों के ही सपने सुखद हैं, आप लोगों के सपने भी सुखद हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को दूर की बातें जो है वो शोभायमान लगती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर संदर्भ तो भैया पहले जैसा ही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो शुरू में लिख देंगे हिंदी में और उसके बाद होते हैं डैश 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 कर देंगे ताकि हमारा पूरा पैसेज जो है समझ में आ जाए। संदर्भ में पूर्वत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या रहेगी, लेखक कहते हैं कि हिंदी साहित्य में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। साहित्य के निर्माता यह समझते हैं कि साहित्य में भविष्य का महत्व समाया हुआ है, परंतु कुछ समय बाद यह साहित्य भी पुराना हो जाएगा तथा आज जो नवयुवक लोग हैं वो वृद्ध हो जाएंगे
और अपने भूतकाल का स्मरण करेंगे। साथ ही उनकी जगह पर नए नवयुवकों का समूह आ जाएगा जो अपने भविष्य का स्वप्न देखेंगे। नवयुवकों और वृद्धों दोनों का सपना सुखद होता है, क्योंकि वर्तमान से सभी को असंतोष होता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होता है? क्योंकि भैया वर्तमान से दोनों को संतुष्टि होती है। या फिर इस प्रश्न का आंसर दे दो में से एक देना है। तो प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं? तो यहाँ पर देख सकते हो, यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। तो मैंने इसी को यहाँ पर लिख दिया है, आप दोनों में से किसी को भी एक लिख सकते हो। तो साहित्य निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का महत्व समाया हुआ है। तो यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, इसलिए दो में से एक प्रश्न का ही आंसर देना है। तो यहाँ से आपका चैप्टर जो है भैया फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।